Good morning, student. Class 6th, History portion, chapter number 10, New Empire and Kingdoms. It's your last chapter of your whole 6th class in SST portion. Okay, now start. New Empire and Kingdoms means हम इस चैप्टर्स में व्हाट वी सी हम ये देखेंगे कि कितने किंगडम्स और कितने एम्पायर्स न्यू एमर्ज होते गए हैं। यानी हमने मौर्य एम्पायर तक क्लियर कर लिया था कि किस तरह हमने वज्जी पढ़ा था, महाजनपद पढ़ा था, जनपद पढ़ा था। उसके बाद हमने मौर्य एम्पायर पढ़ा कि किस तरह मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ। आफ्टर द मौर्य एम्पायर क्या हुआ, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि आफ्टर द मौर्य एम्पायर कौन कौन से न्यू किंगडम्स एंड एम्पायर एस्टैब्लिश हुए हैं। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मौर्य एम्पायर द सतवाहनास emerged as a strong political power in Deccan and South। मतलब आफ्टर द मौर्य एम्पायर का जब डाउनफॉल हो गया, जब अशोक की डेथ हो गई, उसके बाद मौर्य एम्पायर हमने पढ़ा था ना कि पूरी तरीके से बिखर गया क्योंकि कोई एडमिनिस्ट्रेट करने वाला नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग किंग। तो क्या देखते हैं हम, आफ्टर द मौर्य एम्पायर सतवाहनास जो थे एक पॉलिटिकल पावर के रूप में डेक्कन यानी साउथ के अंदर एमर्ज हुआ नया एम्पायर। वाइल द कुशानास एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन नॉर्थ, यानी आफ्टर द मौर्य एम्पायर साउथ में सतवाहनास को देखते हैं हम और नॉर्थ में कुशानास को देखते हैं। ठीक है, दोनों ने आधा आधा एमर्ज कर लिया था अपना अपना किंगडम। द डिक्लाइन ऑफ दीज टू किंगडम्स mid 18th century witnessed the emergence of powerful Gupta dynasty. The Gupta rule lasted for more than 200 years। यानी जैसे जैसे हमने देखा कि ये कुशानास और सवानास की सतवाहनास की जैसे ही डिक्लाइन हुई, वैसे एक नया एम्पायर, एक नई डायनेस्टी जो थी वो एमर्ज हुई, सामने आई, रेज हो गई। कैसे हुई और उसे क्या कहते हैं, उसे गुप्ता डायनेस्टी कहते हैं, जो 200 इयर्स तक जो है उसने रूल किया है इंडिया पर। अब पढ़ते हैं गुप्तास के बारे में। गुप्ता पीरियड 320 एडी से 540 तक चला है। इज ऑफन रिफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। This is because of the rapid development that took place in the field of art, architecture, literature, philosophy, trade, science and agriculture। गुप्ता पीरियड को हम जो है एक गोल्डन एज कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में। गुप्ता पीरियड यानी गुप्ता डायनेस्टी जब से जब थी 320 से लेके 540 तक, उस पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है। आपके बुक में भी लिखा है, ये देखो देखो गोल्डन एज, इंडियन हिस्ट्री की गोल्डन एज। क्यों? क्योंकि इनके एम्पायर में बहुत सारी सिस्टम देखने को मिले हैं और क्या है, इन्होंने बहुत सारे फील्ड में डेवलपमेंट किया है इस डायनेस्टी ने। क्या क्या थे उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, फिलॉसफी में, ट्रेड में, साइंस में, एग्रीकल्चर में, इतने सारे सेक्टर में अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है, इट मीन्स वाकई में वो पीरियड जो होगा गोल्डन हिस्ट्री ही होगा। सोर्सेस देखते हैं अब हम गुप्ता डायनेस्टी के। द आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ गुप्तास इंक्लूड द रॉक कट टेम्पल ऑफ अजंता एंड ब्रिक टेम्पल इन देवगढ़। यानी इनके जो हमें इनकी नॉलेज, इनके सोर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। गुप्ता डायनेस्टी में रॉक कट करके जो ना माउंटेन्स कट करके और रॉक कट करके टेम्पल्स बनाए गए थे। अजंता एलोरा याद है, तो अजंता के जो टेम्पल्स है वो गुप्ता डायनेस्टी की देन है। एंड ब्रिक टेम्पल इन देवगढ़, कानपुर, झांसी सिटी रिमेन इन फाउंड पाटलिपुत्र, प्रयाग, प्रशस्ति और पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ एट इलाहाबाद गिव अस इंसाइट इनटू द reign of समुद्रगुप्त।
तो ऐसे बहुत सारे सिटीज़ देखने को मिलती है, बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। और पिलर इंस्क्रिप्शन, जो पिलर्स के ऊपर जो शिलालेख होते हैं ना, पिलर्स पे पूरी की पूरी स्टोरी लिखी हुई होती है उसके बारे में। तो इलाहाबाद में जो पिलर्स हैं वो समुद्रगुप्त के बारे में, उस पर पूरी जानकारी है उन पिलर्स के ऊपर, उन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, किस तरह के वो एक बहुत ही पावरफुल किंग हुआ करते थे। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। ये जो इंस्क्रिप्शन है, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन है जो बहुत स्पेशल है, उसे प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति जो एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ। इन प्रेज ऑफ यानी, बताओ, बहुत इजी है। इन प्रेज ऑफ का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस बताना, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, करते हैं ना हम। तो उन इंस्क्रिप्शन, कुछ इंस्क्रिप्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन पर कुछ किंग्स के बारे में उनकी प्रशंसा की गई है, उनके बारे में तारीफ की, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। While प्रशस्तिज वर composed for some of the rulers such as गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। अच्छा, कुछ जो प्रशस्ति है उन्हें कंपोज किया है कुछ रूलर्स की वजह से, जैसे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने कंपोज भी किया है। दे बिकम फार मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द टाइम ऑफ गुप्तास। वो गुप्तास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रशस्तिज है, क्योंकि गुप्ता की जो पूरी स्टोरीज है हमें इन इंस्क्रिप्शन से मिलती है कि वो कैसे थे, क्या उनका रूल था, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। कॉइन ऑफ द पीरियड मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इंडिकेटेड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता पीरियड। उस टाइम पे जो करेंसी थी वो कॉइन्स में थी, और कॉइन्स जो हुआ करते थे गोल्ड के और सिल्वर दोनों में हुआ करते थे। और ये कॉइन्स गुप्ता डायनेस्टी के एक अच्छे ट्रेड का हमें पॉइंट देती है। Images of god and goddess and Samudgupta playing the veena help us to reconstruct the religious belief and hobbies of the rulers। देखो उनके जो कॉइन्स हुआ करते थे ना, कुछ कॉइन्स पे गॉड के भी पिक्चर्स हुआ करते थे, गॉडेस के भी पिक्चर्स हुआ करते थे। कुछ कॉइन्स पे खुद समुद्रगुप्त की पिक्चर्स भी थी जो वीणा प्ले करते हुए नजर आते हैं। और वो वीणा प्ले करते हुए इसलिए नजर आते थे क्योंकि वो ये बताते थे कि मैं गॉड की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड हूँ, मेरी रिलीजियस बिलीफ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देयर वॉज अ स्प्रेड इन संस्कृत लिटरेचर। एक संस्कृत लिटरेचर में जो हमने अभी पढ़ा था कि इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, तो संस्कृत लिटरेचर में भी एक उछाल आया, स्प्रेड आया। द फेमस पोएट कालिदास, कालिदास गुप्ता डायनेस्टी के टाइम के कालिदास जो थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे कंपोजिशन लिखी। क्या था? रघुवंशा, मेघदूत, अभिजना, शकुंतलम बिलोंग टू दिस पीरियड। तो ये सारे कंपोजिशन गुप्ता पीरियड में लिखे गए थे। द पंचतंत्र, अ कलेक्शन ऑफ फैबल्स ऑल्सो बिलोंग टू दिस एज। देखो पंचतंत्र भी यही इसी पीरियड में लिखा गया था। और फैबल्स, फैबल्स जो छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, जो एनिमल्स के पिक्चर्स से उन स्टोरीज को पेश किया जाता है, सामने रखा जाता है, फेबल्स कहा जाता है उन्हें, तो वो भी इसी एज में हमें देखने मिलती है। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स लाइक फाजियान ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ रिच इंफॉर्मेशन ऑफ द गुप्ता पीरियड। देखो गुप्ता पीरियड के टाइम पे, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, बहुत ट्रेडर्स आते हैं ना ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो एक फॉरेन ट्रैवलर्स आया था जिसका नाम है फाजियान। वो जब ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड यहाँ ट्रेड करने के थ्रू आया था, तो उसने अपने साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी गुप्ता एम्पायर की। तो उसके इंफॉर्मेशन से भी हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। चलो अब रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया। देखो जो फाउंडर थे ना, यानी गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर
को ही कहा जाता है। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी उन्होंने फाउंड की। गुप्ता डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्ता डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट हु असेंडेड द थ्रोन अराउंड 320, उन्होंने थ्रोन जो है एक्सेप्ट किया 320 एडी में। इज कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, इन्हें गुप्ता डायनेस्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कहा जाता है। हिज मैरिज टू अ लिच्छावी प्रिंसेस स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन, इन्होंने अपनी जो मैरिज थी इनकी चंद्रगुप्त फर्स्ट की, वो एक लिच्छावी प्रिंसेस से हुई थी और उन्होंने ये शादी अपनी पोजीशन को और ज़्यादा हायर करने के लिए की थी। इनकी वाइफ का नाम था कुमार देवी। ठीक है, हिज मैरिज चंद्रगुप्त फर्स्ट एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज। तो गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त फर्स्ट ही थे जिन्होंने पहले टाइटल लिया था महाराजा अधिराज। हमने पढ़ा था कि जो किंगडम्स के रूलर्स हुआ करते थे वो टाइटल एक्सेप्ट करते थे अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए। तो महाराजा अधिराज का जो टाइटल था वो सबसे पहले चंद्रगुप्त ने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त कौन? चंद्रगुप्त और उनकी लिच्छावी प्रिंसेस, उनकी जो वाइफ थी, उनका बेटा। चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बाद जिसने थ्रोन एक्सेप्ट किया वो था समुद्रगुप्त। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया। अगर हम एंशियंट इंडिया के पावरफुल रूलर्स की बात करते हैं तो उसमें समुद्रगुप्त का नाम भी आता है, क्योंकि ये एक मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे, पावरफुल थे। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम द पिलर इंस्क्रिप्शन एट इलाहाबाद बाय हिज कोर्ट पोएट हैरिसेना। समुद्रगुप्त के बारे में हम कैसे जानते हैं? तो समुद्रगुप्त की सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम इलाहाबाद का जो पिलर है उस पे जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, उस इंस्क्रिप्शंस को किसने लिखा था? हैरिसेना ने। और इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त कितने पावरफुल थे। द पिलर इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब द कॉन्क्विस्ट एंड ग्लोरी ऑफ द समुद्रगुप्त। तो ये पिलर जो है क्या डिस्क्राइब करते हैं? ये समुद्रगुप्त की ग्लोरी, उसकी प्रशंसा, उसकी पावर्स, उसकी ताकत और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, वो कितना पावरफुल था और कैसा था, तो ये सब कुछ वो डिस्क्राइब करते हैं। बाय द एंड ऑफ हिज reign, his empire include almost the whole northern India except West Punjab, Kashmir, Sindh, Western Rajputana and Gujarat. Several history kingdoms surrounded these directly administrated area. देखो उसका जो किंगडम था वो ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारे एरियाज थे जहाँ ये रूल करता था, क्योंकि वहाँ के रूलर्स ने गुप्ता डायनेस्टी की पावर को समझा था और बिना किसी लड़ाई के उसके एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट किया था। तो ये एमर्ज तो नहीं थे इस किंगडम में, लेकिन इस समुद्रगुप्त का रूल इधर भी चलता था। His sovereignty was accepted by the ruler of South India. साउथ इंडिया के रूलर्स ने भी इसकी पावर्स को एक्सेप्ट किया था और माना था कि हाँ ये वाकई में एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी है। He was also a great patron of art and music. As one of his coins, he is shown playing the veena. ये आर्ट और पैट्रोन, जो ग्रेट पैट्रन होते हैं ना, जो लिटरेचर्स होते हैं और जो पिक्चर्स होती हैं, आर्ट होता है पिक्चर्स बनाना,
अलग अलग देखो आर्ट फील्ड में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उसमें फिलॉसफी भी आती है, उसमें पिक्चर्स बनाना भी आते हैं, पेंटिंग्स भी आती हैं, म्यूजिक एंड कल्चर भी आता है। तो ये जो था ये बहुत बड़ा प्रशंसक था, यानी समर्थन था, सपोर्टिव था, या मान लीजिए इसकी हॉबीज थी आर्ट और पेट्रोल और म्यूजिक। तो इसने क्या किया था, अपने इस हॉबीज की वजह से इसने जो कॉइन बनाए थे, देखो आप, इसने जो कॉइन्स बनाए थे, इस कॉइन्स पे इसने अपने आप को ही देखो एस्टैब्लिश कर लिया था, प्रिंट कर लिया था। और ये वीणा बजाते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखो इनके हाथ में वीणा है, तो ये वीणा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये क्यों, क्योंकि ये आर्ट के बहुत सपोर्टिव थे और इनकी हॉबी थी आर्ट म्यूजिक वगैरह। तो इन्होंने कॉइन्स जो डिक्लेयर किए थे, प्रिंट किए थे, वो उस पर इन्होंने अपने आप को ही प्रिंट करवाया, वो भी वीणा बजाते हुए। ठीक है, चंद्रगुप्त टू। अच्छा, समुद्रगुप्त द वॉरियर क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कहते हैं, देखो थोड़ा सा इनके बारे में है कि उन इंस्क्रिप्शंस पे लिखा हुआ है, whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the mark of hundreds of scars caused by battle। एक ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी बहुत चार्मिंग है वो, और उसकी बॉडी पे हंड्रेड्स ऑफ मार्क्स हैं, और वो उसकी ग्लोरी को ब्यूटीफाई करते हैं। कैसे मार्क्स हैं, एक्सेस के हैं, एरोस के, स्पाइक्स के, स्पीयर्स के, बार्बर्ड डार्ट्स के, स्वॉर्ड है, आयरन क्लब से, ज्वेलियन से, बार्बर्ड एरोज है, लॉन्ग एरोज है, मैनी अदर वेपन्स। यानी एक पर्सन है, बहुत चार्मिंग है, की बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स हैं, 100 से भी ज़्यादा मार्क्स हैं, और वो किसके हैं, वो क्या बता रहे हैं कि वो उसकी बॉडी पे मार्क्स है। अब आप लोग सोचो मैम बॉडी पे मार्क्स है और चार्मिंग कैसे, तो उसकी बॉडी के वो मार्क्स, उसकी ग्लोरी, उसके पावरफुलनेस, उसकी पावर्स को शो कर रहे हैं कि उसने कितनी वॉर्स लड़ी है, कितनी वॉर्स जीती है। तो ये मार्क्स हर किसी के बॉडी पे नहीं आते, जो पावरफुल होता है, जो बैटल फील्ड से जीत कर वापस आता है, उसकी बॉडी पे ये मार्क्स होते हैं। तो वो एक पावरफुल होने की निशानी है इसकी बॉडी के मार्क्स। ओके, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त टू की। समुद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय सन चंद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त टू, हु अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। किसने विक्रमादित्य का टाइटल एक्सेप्ट किया था, चंद्रगुप्त टू ने। अंडरस्टैंड, he strengthened and consolidated his empire in and included मालवा, गुजरात एंड काठियावाड़ टू इट। इसने क्या किया, आफ्टर थ्रोन एक्सेप्ट करने के बाद इसने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ को भी अपने किंगडम में इंक्लूड कर लिया। The conquest of these areas gave him control of the western sea coast which boosted trade and commerce। इसने जब वेस्ट पार्ट के इन एरियाज को कंक्लूड किया, कॉन्कर किया, जीत लिया, उसके बाद इन एरियाज पे इसका कंट्रोल का मतलब था सी रूट पे इसका कंट्रोल हो जाना, और सी रूट पे कंट्रोल का मतलब था ट्रेड और इकोनॉमी पे अपना कंट्रोल बना लेना। यानी अब इस रूट से जो भी ट्रेड होगा वो गुप्ता डायनेस्टी का होगा, जो कोई और आएगा साहब पैसे दो यानी टैक्स दो, उसके बाद ही तुम ट्रेड कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम था। सकंदगुप्त was the last great king of the Gupta dynasty who ruled from 455 to 468 AD। आखिरी रूलर थे सकंदगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के। उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, दी पावर ऑफ द इंपीरियल गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन कंसिडरेबली एंड फाइनली एंडेड इन द मिडल ऑफ 6th सेंचुरी एडी। देखो आफ्टर दी, जब कोई भी सिस्टम सिंपल है, जब कोई भी एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन हेड नहीं होता यानी किंग नहीं होता, वो एम्पायर पॉलिटिकली नहीं चल सकता।
जब तक कोई हेड यानी किंग नहीं होता, कोई रूलर नहीं होता, तब तक कोई एम्पायर नहीं चल सकता, क्योंकि लोग किसकी बात मानेंगे, लोग किसे हेड समझेंगे, सब अपनी मनमानी करेंगे। इसीलिए जैसे स्कंदगुप्त की डेथ हुई, आफ्टर उसकी डेथ के बाद एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं रहा और धीरे धीरे गुप्ता डायनेस्टी जो है डिक्लाइन पे आ गई। आफ्टर दिस डिक्लाइन हम ये देखेंगे कि कौन सी डायनेस्टी जो है सामने आएगी, तो वो डायनेस्टी होगी हर्षवर्धना। हम आगे भी देखेंगे। हम गुप्ता डायनेस्टी को तो हमने क्लियर कर लिया, इसके बाद आएगी हर्षवर्धना, चालुक्यास, पल्लवास और हम सदर्न किंगडम्स के कुछ एम्पायर के बारे में देखेंगे। तो अब हमारे पास 3 डायनेस्टी बची है, हर्षवर्धना, चालुक्यास एंड पालास। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।